वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे चैनल देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें। लोगों के फ़ायदे के लिए, इंजीनियर्स के फ़ायदे के लिए, कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है। अब आप देखें कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि मैं स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत से वीडियो लेक्चर करूँगा, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से समझाऊँगा। किताबों में मैंने देखा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इक्वेशंस लिखी हुई हैं और उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने बगैर एक्सप्लेनेशन के सोल्यूशन या इक्वेशन का डेरिवेशन। तो ये मेरी कई वीडियो आप देखेंगे जब, और मिला के जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। अब सवाल ये है कि सिस्टम स्टेबिलिटी होती क्या है असल में। तो सबसे पहला तो यही सवाल है। बहुत बातें होती हैं, आप किसी से कहेंगे हाँ लोड फ्लो स्टडी, फलाना स्टडी, सिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट। तो भाई ये होती क्या है, इसका असर क्या है, इससे नुकसान क्या है, इसका कोई फ़ायदा भी है या सारे नुकसान है। जो कुछ भी है बहरहाल ये एक स्टेट है। देखिए, एक कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है तो उसके अंदर एक अगर नॉर्मल लोड है और इलेक्ट्रिकल पावर आप पैदा कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, और लोड और जनरेशन आपकी यानी जो पावर जो जनरेटर के ऊपर है और जो आपका लोड है वो दोनों बराबर है, तो वो सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है। और स्टेबल के साथ ये चीज़ भी ताल्लुक़ है कि वोल्टेज के भी सही है, फ्रीक्वेंसी भी सही है। अगर वोल्टेज गलत हो जाएगा या गड़बड़ होगा तो भी सिस्टम स्टेबल के इनस्टेबिलिटी से करीब हो जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी अगर सही नहीं है, जैसे हमारे मुल्क में 50 साइकिल है, तो मैं ये बताऊंगा कितनी सही कितनी गलत बाद में। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी एक मेरी वीडियो है। लेकिन इंट्रोडक्टरी का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। इसमें बिल्कुल बहुत अहम बात है कि स्टेबिलिटी है क्या। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी वार है, जो भी वाट है, जो भी वोल्टेज है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी एंगल है, फेज एंगल है, बस एंगल है, ये सब के सब स्मूथली रन कर रहे हैं, पावर रन कर रहा है। अब होता क्या है कि कोई भी पावर सिस्टम में डिस्टर्बेंस आते हैं। डिस्टर्बेंस क्या मतलब होता है? डिस्टर्बेंस इंटरनल भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी फॉल्ट आ जाता है। कोई कोई तार टूट के गिर गया, कोई अर्थ फॉल्ट आ गया, कोई फेस टू फेस फॉल्ट आ गया, कोई इंटरनल जो था स्विचिंग की वजह से सर्ज आ गया, कोई बड़ा हेवी किस्म का सर्ज आ गया, कोई तो ये सारा लोड रिएक्शन हो गया, कोई जनरेटर ट्रिप हो गया, कोई लाइन ट्रिप हो गई। इन सब की वजह से क्या होगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा। तो ये डिस्टर्बेंस अगर ये छोटे नोयत का है, स्मॉल डिग्री का है, यानी कि ये कुछ मिली सेकंड का है, 1 सेकंड से कम का है, 1 सेकंड का है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्मॉल डिस्टर्बेंस है। और स्टार डिस्टर्बेंस की जो टेक्निकल जो वो यानी कि कंडीशन है वो ये है कि सिस्टम को, या सिस्टम का मतलब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्टरनेटर होता है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ तो जब हम कहते हैं ना सिस्टम से आउट हो गई या सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म हो गया, तो वो कोई लाइन या ट्रांसफार्मर का नहीं होता ना, वो जनरेटर का होता है। क्योंकि जनरेटर की रोटेटिंग मशीन है, उसका एंगल बदलता है, स्पीड बढ़ती है। तो ये जो है, जब भी लोड कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, लोड ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड का ताल्लुक जो है वो फ्रीक्वेंसी से भी है। क्योंकि आपने देखा है कि स्पीड का क्या फार्मूला है? स्पीड का फार्मूला जो है 120 F4P। अब आप देखें कि अगर आपका जो लोड है किसी सिस्टम पे वो ड्रॉप हो गया, एकदम से डंप हो गया, तो क्या होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि मैकेनिकल जो पावर है वो गवर्नर ठीक है लगा है, वो इतनी तेज़ी से उसको कम तो करेगा, लेकिन मिली सेकेंड की जब हम बात करेंगे, उससे कम की भी बात करेंगे, 10, 20, 50, 100 मिली सेकेंड की बात कर रहे होंगे, तो उतना जल्दी उसको नहीं करने वाला। उसके दौरान में कुछ ना कुछ डिप आएगा। आपको फील भी होता है, आपके घरों में भी फील होता है, आपके पावर प्लांट पे भी होता है। वो क्या होता है कि फिर वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है अगर लोड रिजेक्ट हो गया। कोई लाइन ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया बड़ा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया जिसकी वजह से बहुत लोड चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे ये 2 लाइन है और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपका, और लाइन पे ये फुल लोड ले रहा है। अगर ये ट्रांसफार्मर यहाँ से ऑफ होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ जनरेटर है, तो इसके ऊपर आप देखें कि अगर इसकी दोनों की, हम एक इक्वेशन और बनाएंगे जब कंटीजेंसी और पढ़ेंगे। अगर ये लाइन ट्रिप हो गई तो ये डिस्टर्बेंस तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि सारा लोड इस पे से जाएगा। या अगर कोई और लाइन है तो वो लोड होकर शिफ्ट होकर किसी और स्टेशन के थ्रू यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि ये जब जो भी ये डिस्टर्बेंस होगा वक्ती तौर पे, इस डिस्टर्बेंस से लोड जब थोड़ी देर के लिए कटेगा, मिली सेकंड में स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड का ताल्लुक क्या है? स्पीड किसके ऊपर है? इसका ताल्लुक स्पीड का फ्रीक्वेंसी से है ना। यानी कि इससे अगर आप निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NP/120। तो आप देखें ना कि अगर आपकी स्पीड कम होगी
तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी पे भी असर पड़ गया। फिर इसी तरह जब आपकी एक लाइन जो थी यहाँ से कट गई तो लाइन का इम्पीडेंस इसका का चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये दो लाइनें थी तो इम्पीडेंस इसका हाफ था। अगर एक्स है, ये भी एक्स है, तो x/2 हो गया। ये लाइन यहाँ से ऑफ हो गई, कट गई, तो इसका जो रिएक्टेंस है टोटल वो एक्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ फिर गौरतलब है कि ये इसकी वजह से इम्पीडेंस भी चेंज हो गया, तो स्पीड पावर ट्रांसमिट भी कम हो गई वक्ती तौर पे। थोड़ी देर के बाद सिस्टम नॉर्मल हो गया और सिस्टम में कुछ और नहीं हुआ, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म नहीं हुआ, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ी और कंट्रोल हो गया, तो उसको कहेंगे सिस्टम जो है स्टेबल था, स्टेबल स्टेट में आ गया। और अगर वो नहीं आया वापस और जनरेटर जो था आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया और वो फिर ट्रिपिंग हो गई, इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो था स्टेबल नहीं रहा। तो ये दो स्टेट हो गई कि एक में फॉल्ट आने पे या कोई डिस्टर्बेंस आने पे, लोड रिजेक्शन होने पे, लाइन ट्रांसफार्मर ट्रिप होने पे आपका वो जो था वो जनरेटर जो है दोबारा अपने पोजीशन पे आ गया। इसको अगर आप इस डायग्राम से समझें, जो डरे मत इस डायग्राम से, तो अगर ये फ़र्क करो, यहाँ पर ये पावर ऑपरेट हो रही थी, ये मैकेनिकल पावर है हॉरिजॉन्टल और ये इलेक्ट्रिकल पावर है जो कि इस पैराबोला पे है। अब अगर यहाँ पर अगर लोड जो था वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो ये पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, ये पॉइंट आगे हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ के डेल्टा का एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड चेंज होगी। स्पीड अगर चेंज होगी तो रोटर का एंगल है, ये रोटर का एंगल भी चेंज होगा, रोटर का एंगल डेल्टा है। अब स्पीड जो अगर चेंज होगी तो ये स्पीड जब चेंज होगी तो ये रोटर का एंगल जो डेल्टा ये आगे बढ़ेगा और ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी। लेकिन मैकेनिकल पावर तो वही है, इसका मतलब है स्पीड कम होने लगेगी, पहले बढ़ेगी फिर कम होने लगी, लोड घटा घटा और उसके बाद ये मैकेनिकल पावर कम है, क्योंकि जब लोड थोड़ा सा देर के लिए कटा लेकिन फिर किसी और ज़रिए से तो उस पर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्टरनेटर है ये इस तरह यहाँ पर आगे पीछे होता रहेगा, ये यहाँ तक जाएगा और फिर ये ऊपर नीचे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा और ये किसी और एक नए पॉइंट पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम इसका इक्विलिब्रियम एक नए पॉइंट पे आ जाएगा, वहाँ पर जाकर के रोटर एंगल नया आ जाएगा। तो वो जो रोटर नया एंगल आएगा वो फिर इसका मतलब है ये स्टेबल है। लेकिन फ़र्ज करो यहाँ पे कहीं ऑपरेट हो रहा था, बहुत ही फुल लोड पे आप था और सिस्टम में डिस्टर्बेंस बड़ी आ गई और ये इधर निकल गया, तो यहाँ से फिर ये आना मुश्किल हो जाएगा इसको वापस इधर, तो ये फिर इसको कहेंगे नॉन स्टेबल। तो ये स्टेबल और स्टेबिलिटी को मैंने सिंपल सा बिल्कुल बता दिया, ये ध्यान में रख लें कि जबकि पैरामीटर इस तरह चेंज हो और एंगल इस तरह चेंज हो कि वापस जो है जनरेटर अपनी पोजीशन पे आ जाए, किसी नए पॉइंट पे आकर के वहाँ पर रुक जाए, फिर उसका रोटेशन स्विंग, इसी को स्विंग कहते हैं। जब पावर स्विंग पढ़ेंगे तो यही बात पावर स्विंग में ही चला देंगे, इक्वेशन भी एक दूसरे से ड्राइव होती हैं। तो इसलिए सब चीज़ मिला करके आप देखेंगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाली, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के साथ, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि कैसे सिस्टम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे करें, एक तो ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा। दूसरा ये होगा कि डिस्टेंस रिले जो है वो बिल्कुल पागल हो जाती है, उसको पता नहीं चलता हो क्या रहा है, क्योंकि वो मैं अगले में टेस्ट करूँगा कि डिस्टेंस रिले पे क्या असरात होते हैं इस किस्म के मूवमेंट का। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। टेक अवे ये है कि सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस होता है, छोटे नोयत का हो, थोड़ी देर का हो, तो उसको कहेंगे कि सिस्टम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है। वो डायनेमिक भी उसी तरह की चीज़ है। डायनेमिक का मतलब है कि एक ही डिस्टर्बेंस छोटा बार बार दिन में 24 घंटे में आ रहा हो। मिसाल की तरह बहुत बड़ी फर्नेस लगी हुई स्टील मिल कराची वाला, उसके अंदर जब फर्नेस चलेगी तो वो आपके पास जो जर्क आएंगे शॉर्ट सर्किट करंट के, वो जनरेटर पे भी आएंगे। इसीलिए सबसे पहली पावर स्टडीज़ बड़े पैमाने पे, सबसे पहले तो नहीं, बड़े पैमाने पे जब स्टील मिल आया था उस वक्त हुई थी स्टडी, पावर सिस्टम स्टडी के स्टील मिल का असर क्या होगा केसी के सिस्टम पर, और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी और सारी चीज़ें की गई थी। उसमें मैं इन्वॉल्व था, वो स्टडी अमेरिका में हुई थी, तो मैं वहाँ पर गया था, मैंने वो स्टडी की है खुद ही, और उस स्टडी में मैं शामिल किया था, बल्कि मैं था और वो वहाँ के लोग थे जो भी थे, तो हमने उसको किया था। इस वजह से मैं पावर सिस्टम स्टडी ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं इसको 40-50 साल से मैं मुस्तकिल कर रहा हूँ, इसमें इन्वॉल्व हूँ। पावर सिस्टम स्टडीज़ पे मैंने कम से कम 12 प्रोजेक्ट इनईडी में कराए हुए हैं बच्चों को, और जिसमें हमने सारी चीज़ें कराई हैं। तो हम सब में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसके रेमेडीज़, उसके असरात, डिस्टेंस रिले से उसका ताल्लुक, आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग और ब्लॉकिंग, कैसे न ट्रिप हो रिले, और जनाब हाई लैंडिंग, सब चीज़ें हम इस 10-12 लेक्चर्स में कवर करेंगे।
तो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको कर दीजिए।